आज हम लोग पढ़ेंगे प्रूफ न्यूक्लियस आर कंट्रोलर ऑफ सेल। हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस वो क्या है, कंट्रोलर ऑफ सेल है। हम लोग इस लेक्चर में प्रूफ करेंगे कि क्या रियलिटी में जो न्यूक्लियस है वो कंट्रोलर ऑफ सेल है या नहीं। ठीक है, कैसे ये कंट्रोल करता है, कैसे यह अपने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में लेकर जाने का कार्य करता है, हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, हैमरलिंग ने किया था, साइंटिस्ट है हैमरलिंग। किस ईस्वी में किया था, 1953 में। जो इस एल्गा का नाम क्या है, एल्गा का नाम है देखिए आप लिखा हुआ है एसिटेबुलेरिया। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो ये एसिटेबुलेरिया एल्गा है। पहली बात कैसा एल्गा होता है, यूनिसेलुलर एल्गा होता है। इसकी साइज कितनी होती है, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर के लगभग क्या होता है, इसकी साइज होती है। ठीक है, अब देखिए इस यूनिसेलुलर एल्गा में जिसको हैमरलिंग ने क्या एक्सपेरिमेंटली किया था, क्या किया था हैमरलिंग ने, ये देखते हैं। मान लीजिए कि ये एसिटेबुलेरिया का एक स्पीसीज, उसका नाम है एसिटेबुलेरिया मीडिएटिरियाई। ठीक है, अब यह जो है इसका देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर जो ये आपको क्या दिखाई है, कप दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहेंगे स्टाल्क, और ये वाला जो स्ट्रक्चर इसको हम लोग कहते हैं फूट। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देखिए ये भी क्या हो गया, आपका फूट हो गया। ये आपको दिख रहा है स्टाल्क दिख रहा है, और ये यहाँ पर आपको एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको अपीयर हो रहा है, यानी इसका हेड वाला पार्ट कह सकते हैं लीफ लाइक। और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों क्या दिखाई दे रहा है, आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इन्होंने क्या किया कि एसिटेबुलेरिया जो है ना, इसका ये कप वाला पार्ट यानी जो हेड वाला पार्ट, उसको क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया। तो स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह बन गए होंगे, स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके से बन गए होंगे ऐसे, और ये ऐसे बन गया होगा स्ट्रक्चर्स। क्लियर, ऐसा स्ट्रक्चर बनने के बाद देखा गया कि आफ्टर सम टाइम्स, यानी 1 2 दिन 3 दिन बाद हुआ क्या कि जब इसके ऊपर कप आया ना, यानी इसके ऊपर जब स्ट्रक्चर्स आया तो कैसा आया, लाइक ए कप। कैसा अपीयर हुआ, लाइक ए कप, ऐसा स्ट्रक्चर्स बन गया। सेम एक्सपेरिमेंट इसके साथ भी किया गया। ठीक है, इसमें भी जब हुआ ऐसे इसके स्टाल्क को काटा गया तो यहाँ पर ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर्स बनकर आया। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स ऊपर भी बनकर आए, यानी आपको ये क्लियर हो गया कि अब आपको समझ में आएगा कि सर इसी का स्टेम है, इसी का स्टेम है, तो स्ट्रक्चर भी क्या आएगा, सेम आएगा। बात ऐसा नहीं है, बात स्टेम से नहीं है, बात स्टाल्क या फुट से नहीं है, बात यहाँ पर है इसके न्यूक्लियस को लेकर, क्योंकि दोनों के न्यूक्लियस क्या है, सेम है। क्या दोनों न्यूक्लियस क्या है, सेम है। कैसे किया गया ये समझते हैं। किया क्या गया, सबसे पहले ध्यान देखिएगा, किया क्या गया कि ये रहा इसका, आपको दिख रहा है ये फुट, इस रीजन को हम लोग क्या कहेंगे, फुट, और इसके ऊपर लगाया गया स्टाल्क। क्या लगाया गया, स्टाल्क। ठीक, फुट किसका है, मान लीजिए फुट है एसिटेबुलेरिया मीडिएटिरियाई का है। ठीक है, और जो स्टाल्क है वो लगाया गया एसिटेबुलेरिया क्रेनुलाटा का। किसका लगाया, क्रेनुलाटा का लगाया गया स्टाल्क। ठीक है, फुट किसका है, एसिटेबुलेरिया मीडिएटिरियाई का है, और जो स्टाल्क वो किसका है, एसिटेबुलेरिया क्रेनुलाटा का। ये क्या है, स्टाल्क है। तो देखा गया कि जब नया हेड आया ना, जब ये जो नया हेड आया वह स्टाल्क के हिसाब से नहीं आया, किसके हिसाब से आया, न्यूक्लियस के हिसाब से आया। मतलब जिसका न्यूक्लियस था उसी के हिसाब से क्या स्टाल्क आया। यहाँ पर न्यूक्लियस मीडिएटिरियाई का आया, लगाया गया था, यानी फुट मीडिएटिरियाई का था, तो स्टाल्क यानी जो हेड था वो किसका आया, मीडिएटिरियाई का आया। और यहीं पर जब फुट अगर लगा दिया गया किसका, क्रेनुलाटा का। किसका लगाया गया, फुट क्रेनुलाटा का, और यहाँ पर जो स्टाल्क था वो लगाया गया मीडिएटिरियाई का। जब मीडिएटिरियाई का स्टाल्क लगाया गया तो देखा गया कि यहाँ पर जो हेड आया ना, वो हेड किसका आया, ऐसे, किसका आया, क्रेनुलाटा का आया। यानी आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जो नए स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, जो क्या बने, नए स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, वो किसके आधार पर बन रहे हैं, फुट के आधार पर। क्यों फुट के आधार पर बन रहे हैं, क्योंकि भैया देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है फुट में, इसलिए फुट के बेसिस पर, फुट के आधार पर क्या जो ऊपर की स्ट्रक्चर्स है वो आ रहे हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि न्यूक्लियस, अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है। अब इस बात को आप थोड़ा सा इस तरह समझिए। अगर हम कह दें कि मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, वह पर्सन मान लीजिए कैसा है, लंबा है, यानी वह थोड़ा सा टाल है। क्या है, टाल है यानी लंबा है।
अब टाल है तो यानी टाल के लिए उसके पास क्या होंगे, हार्मोन्स हैं। अब अगर ये हार्मोन्स है तो ये हार्मोन्स किसके द्वारा बना होगा, किसी न किसी एंजाइम की उपस्थिति में बना होगा। ये एंजाइम क्या है, एंजाइम इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन। एंजाइम क्या एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है। और यह प्रोटीन किससे बना होता है भैया, याद रखिएगा, यह मानने से बना होता है। और यह मानने किससे बना होता है, डीएनए से बना होता है। यानी लास्ट में मेजर पॉइंट कौन है, डीएनए। यानी यह व्यक्ति टाल है, इसका मेन रीजन कौन है, डीएनए है। क्योंकि डीएनए ही बनाया यह मानने बनाया प्रोटीन, प्रोटीन ने बनाया एंजाइम, एंजाइम ने बनाया हार्मोन्स, और हार्मोन्स ने क्या किया, व्यक्ति को लंबा कर दिया। तो रियलिटी में यह सब रीजन किसकी वजह से हो रहा है, डीएनए की वजह से। तो सेम बात यहाँ पर है कि जैसा न्यूक्लियस होगा वैसे ही प्रोटीन्स बनेंगे और ऊपर का स्ट्रक्चर भी वैसा ही आएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि पूरे सेल में, पूरे बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। क्लियर। तो ये आपको समझ में आएगा कि कैसे हमने प्रूव किया हैमरलिंग ने कि न्यूक्लियस ही क्या होता है, कंट्रोलर ऑफ सेल होता है। और आपको बता दें हैमरलिंग ने क्या किया कि जब इस एसिटेबुलेरिया में से इस न्यूक्लियस को बाहर कर दिया गया, कुछ समय के लिए क्या कर दिया, बाहर कर दिया गया, तो यह जो सेल था ना बिना न्यूक्लियस के क्या हो गया, डेड कर गया, मृत हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस एक कितना इंपॉर्टेंट, यानी जैसे समझ सकते हैं कि कहा जाता है कि भगवान के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, सेम क्राइटेरियम कर सकते हैं कि बिना न्यूक्लियस के जो सेल होता है उसका कोई भी फंक्शन नहीं हो सकता। इसलिए कहा जाता है न्यूक्लियर को कंट्रोलर ऑफ सेल या उसे कहा जाता है मैनेजर ऑफ सेल। ठीक। तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि न्यूक्लियस ही क्या है, न्यूक्लियस ही है क्या, कंट्रोलर या मैनेजर ऑफ सेल। क्लियर। तो आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा प्रूफ। अब आगे हम लोग देखेंगे कि वर्क यानी इसका फंक्शन क्या होता है न्यूक्लियस का। इसका जो मेन फंक्शन वो क्या होता है आपने समझ गए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रोलर ऑफ सेल। कंट्रोलर या इसको कहते हैं मैनेजर ऑफ सेल। तो कंट्रोलर या मैनेजर ऑफ सेल है। दूसरा, यह जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ले जा सकता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता भैया मेन। ठीक। तीसरा कार्य क्या करता है, यह पूरे कह सकते हैं कि सेल डिवीजन में। तो भैया सेल डिवीजन में न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है, तो एक इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल डिवीजन में। चौथा पॉइंट कह सकते हैं कि ये क्या करता है, आपके कैरेक्टर को डिसाइड करता है। तो कैरेक्टर को डिसाइड कर देता है न्यूक्लियस। ठीक। और 5 राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है, याद रखिएगा न्यूक्लियोलस ही करता है। तो राइबोसोम न्यूक्लियोलस किसका पार्ट है, न्यूक्लियस का है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि राइबोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। ठीक है। इसके बाद और कोई फंक्शन आप ध्यान समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये सब इसके क्या है, फंक्शन है किसके, न्यूक्लियस के, जिससे न्यूक्लियस आसानी से सभी सेल को कंट्रोल कर लेता है। यहाँ तक कि कह सकते हैं कि आप याद करिए कि न्यूक्लियस जो होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को थोड़ी थोड़ी मात्रा में एंजाइम भी बनाकर देने का काम करता है। तो यानी कह सकते हैं पूरे स्ट्रक्चर्स को, पूरे फंक्शंस को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस। ठीक है। इसलिए न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं कंट्रोलर या मैनेजर ऑफ सेल। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में। ठीक। वीडियो आपको कैसा लगा उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को क्या करिए आप, शेयर करिए।